Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 इंडिया एंड अदर कंट्रीज इसके क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग करेंगे और आंसर को समझेंगे। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक। नंबर 1, द कंट्री दैट हैज़ अ फ्री इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया। ऐसी कंट्री जिसका इंडिया के साथ कोई फ्री बॉर्डर रिलेशन है, तो ये कंट्री है नेपाल। द कंट्रीज दैट हैव टेंस्ड रिलेशन विद इंडिया, वो देश जिसका इंडिया के साथ थोड़ा टेंशन वाला रिलेशन है, तो वो है पाकिस्तान और चाइना। थर्ड है फैक्टर्स दैट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसी कौन कौन सी वजह है जिसका इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पे इन्फ्लुएंस पड़ा है? तो यहाँ जो ये तीनों रिलेशन है, ये तीनों जो रीजन है, ये तीनों ही इसके आंसर है, इसलिए हम टिक करेंगे डी पे, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू फॉल्स विद रीजन। नंबर 1, इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया का इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये ट्रू है। इसका आंसर पेज नंबर 84 और 85 पे है। तो आइए हम पेज नंबर 84 पे चलते हैं। देखिए, यहां से लिखना है आपको, इंडियाज पोजीशन इन एशिया इज जोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। एशिया में इंडिया का पोजीशन जोग्राफिकली और पॉलिटिकली दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट पॉइंट यहां से लिखेंगे, द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू दिया गया है। देन यहां से लिखना है, इंडिया जो हाईलाइटेड है स्टूडेंट्स, बस वही लिखना है। इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कंट्री इंडिया ही है। फिर इंडिया इज इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस। इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया ज्यादा एडवांस है। दस इंडिया हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज। इसलिए इंडिया का साउथ एशियन कंट्रीज में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनो इंडियन रिलेशंस आर फ्रेंडली। सीनो मतलब चाइना। चाइना और इंडिया का रिलेशन फ्रेंडली है, तो ये फॉल्स है। इसका आंसर पेज नंबर 85 और 86 पर है। देखिए यहां पर ये जो हाईलाइटेड है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कनेक्टेड टू टू इश्यूज। इंडिया और चाइना के बीच में दो मेजर प्रॉब्लम्स है, दो मेजर इश्यूज है। नंबर 1 बॉर्डर इशू और नंबर 2 स्टेटस ऑफ तिब्बत। पहले बॉर्डर इशू देखते हैं। द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज रिलेटेड टू अक्साई चीन एरिया एंड द मैकमोहन लाइन। ये दोनों एरिया में बॉर्डर इश्यूज है इंडिया और चाइना के बीच में। और तिब्बत का यहाँ लिखा हुआ है, तिब्बत वॉज ट्रेडिशनली ऑटोनोमस। पहले तिब्बत ऑटोनोमस था, गवर्नमेंट का इसके ऊपर या किसी और का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। बट व्हेन चाइना वॉज स्टेपिंग अप इट्स मिलिट्री कंट्रोल इन तिब्बत, लेकिन जब चाइना ने अपना मिलिट्री कंट्रोल वहां पे बढ़ाना शुरू किया तिब्बत में, तो दलाई लामा टुक अजाइलम इन इंडिया। तो दलाई लामा जो है वो इंडिया आ गए, उन्होंने यहाँ अजाइलम लिया। अजाइलम का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन गिवन बाय द कंट्री टू समवन हु लेफ्ट देयर होम कंट्री, जिसने अपना होम कंट्री छोड़कर कहीं और पॉलिटिकल रेफ्यूज, उसके लिए सही वर्ड होगा कि पॉलिटिकल रेफ्यूज लिया हो तो उसको अजाइलम कहते हैं। तो जब तिब्बत पे चाइना ने अपना मिलिट्री कंट्रोल किया तो दलाई लामा इंडिया में आ गए। दिस इशू हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। इसकी वजह से भी इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया सेंट अ पीस कीपिंग फोर्स टू हेल्प द श्रीलंकन गवर्नमेंट। इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स भेजी है या भेजी थी श्रीलंका के गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए। पेज नंबर 86, और ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए यहां पर ये जो हाईलाइटेड है, इंडिया हैज फ्रेंडली रिलेशंस विद द सदर्न नेबर श्रीलंका। इंडिया का हमारे जो साउथ में जो नेबर है श्रीलंका, उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन है। पॉलिटिकल instability in Sri Lanka after 1985 was a result of the difference between the Tamils and the Sri Lankan government. 1985 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी श्रीलंका के अंदर, जिसकी वजह से तमिल और
श्रीलंका की गवर्नमेंट में डिफरेंसेस हो गया था। एट दैट टाइम इंडिया हैड सेंट अ पीस कीपिंग फोर्स टू हेल्प द श्रीलंकन गवर्नमेंट। उस टाइम पे इंडिया ने श्रीलंका की गवर्नमेंट की मदद करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स वहां भेजी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ट्रीटीज और एक्सचेंजेस है और कंट्रीज के नाम है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको ये सही से दिखाई दे। देखिए सबसे पहले यहाँ कंट्री के नाम में है इंडिया पाक, इनके बीच में जो ट्रीटी हुआ था उसका नाम था शिमला एग्रीमेंट। मैकमोहन लाइन, ये इंडिया और चाइना के बीच का इशू है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में शेयरिंग रिवर वाटर एंड शेयर बॉर्डर, रिवर वाटर और बॉर्डर को शेयर करने का एग्रीमेंट बना हुआ है। इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस का एग्रीमेंट इंडिया और म्यांमार के बीच में है। इंडिया और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन हेल्थ जो है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में है। और इंडिया और अफ्रीका के बीच में समिट कॉन्फ्रेंस 2015 जो है वो बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। नंबर 1 शिमला एग्रीमेंट, पेज नंबर 85। पेज नंबर 85 पे चलते हैं। देखिए यहां पर जो हाईलाइटेड है, सबसे पहले इंडिया ओपोज द मिलिट्री अलायंस ऑफ द कोल्ड वॉर एंड ट्राइड टू सॉल्व द इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट बायलैटरली। इंडिया ने कोल्ड वॉर के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं किया। कोल्ड वॉर में जहां दुनिया दो ग्रुप में बट गई थी उसमें से किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, मिलिट्री अलायंस नहीं किया। और इंडो पाक के कॉन्फ्लिक्ट को बायलैटरली मतलब दोनों देश को इन्वॉल्व करके बाय इन्वॉल्विंग बोथ द पार्टीज इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की। द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 वाज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल पे शिमला एग्रीमेंट भी बेस्ड था। फिर यहाँ पे भी कुछ पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, जैसे द 1971 वॉर वाज अबाउट द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो जब वो वेस्ट पाकिस्तान यानी जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है उससे इंडिपेंडेंट मांग रहा था तो उस टाइम पे इंडिया ने हेल्प की थी। तो क्योंकि इंडिया ने हेल्प किया इसलिए इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी। तो उस वॉर में इंडिया जीती और बांग्लादेश फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे वही लिखा है, द शिमला एग्रीमेंट इन 1972 प्रोवाइडेड अ न्यू फॉर्मेट टू द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में हुआ इसने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में एक नया ही फॉर्मेट प्रोवाइड किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यू आर गेटिंग एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो नेपलीज फ्रेंडशिप ट्रीटी। इंडिया और नेपाल के बीच में दोस्ती का जो एग्रीमेंट है, पेज नंबर 86 पे जाएंगे इसके लिए। देखिए यहां से लिखना है, नेपाल एंड भूटान आर लैंडलॉक कंट्रीज सराउंडेड बाय माउंटेनियस टेरेन। नेपाल और भूटान लैंडलॉक है, चारों तरफ से उसके जमीन है, देश है दूसरे दूसरे और पहाड़ भी है, पहाड़ों से भी घिरा हुआ है। माउंटेनियस टेरेन मतलब माउंटेनियस ट्रेंच, उसके आजू बाजू में माउंटेन फैले हुए। देयर बाउंड्रीज आर लिंक्ड विद इंडिया एंड चाइना, और इन देशों की बाउंड्री इंडिया और चाइना के साथ भी शेयर होती है। द फाउंडेशन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल वाज लेड विद इंडो नेपलीज फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1950। इंडिया और नेपाल की दोस्ती जो है वो इंडो नेपलीज फ्रेंडशिप ट्रीटी जो 1950 में हुई थी उसके बाद से शुरू हुई। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस एग्रीमेंट की मदद से नेपलीज सिटीजन कैन नॉट ओनली इंटर इंडिया, नेपाल के लोग सिर्फ इंडिया में आ ही नहीं सकते, बट दे आर ऑल्सो परमिटेड टू टेक अप गवर्नमेंट जॉब्स एंड कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया। नेपाल के लोग इंडिया में गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं और इंडिया के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस इंडो नेपलीज ट्रीटी की वजह से जो 1950 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकमोहन लाइन, पेज नंबर 85 पे इसका आंसर है। तो पेज नंबर 85 पे चलते हैं। देखिए ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। जहां पे डॉट है, जहां नया सेंटेंस शुरू होता है वहां से आप नया पॉइंट बना सकते हैं। द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज रिलेटेड टू अक्साई चीन एरिया एंड मैकमोहन लाइन। ये मैंने एक्सप्लेन किया था अभी। चाइना क्लेम्स दैट द एरिया साउथ ऑफ अक्साई चीन एंड मैकमोहन लाइन जो कि अरुणाचल प्रदेश में है इज चाइनीज टेरिटरी। चाइना ये कहता है कि दोनों जो है वो चाइनीज टेरिटरी है। चाइना इज नॉट विलिंग टू एग्री दैट मैकमोहन लाइन इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। चाइना इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैकमोहन लाइन एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंडिया मेड सेवरल एफर्ट्स टू सॉर्ट दिस बॉर्डर डिस्प्यूट बाय मींस ऑफ डायलॉग।
इंडिया ने बातचीत के थ्रू बहुत बार कोशिश की कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, बट इट हैज नॉट मेट विथ मच सक्सेस, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इन 1962 चाइना अटैक इंडिया, चाइना ने इंडिया पे अटैक ही कर दिया 1962 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंडो अफगानिस्तान रिलेशंस, पेज नंबर 86 पे जाएंगे। देखिए जो हाईलाइटेड आप देख रहे हो वो लिखना है। इंडिया हैज एक्सटेंडेड हेल्प टू ब्रिंग पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इंडिया ने अफगानिस्तान में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाने का काम किया। कर्ब वायलेंस, वायलेंस को खत्म किया। एंड एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करने में भी हेल्प की। इंडिया इज ऑल्सो हेल्पिंग अफगानिस्तान इन री एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट हैव गॉट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू वॉर। वॉर के बाद वहां पे जो फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, जैसे कि कम्युनिकेशन फैसिलिटी, उसको एस्टेब्लिश करने में, री एस्टेब्लिश करने में भी इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की। बिल्ड रोड्स, रोड्स बनाने में इंडिया हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की। कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी इंडिया कोऑपरेट कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। एंड बिल्ड स्कूल्स, हेल्थ फैसिलिटीज एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वहां स्कूल भी बनाए, हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की, और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वाटर सप्लाई के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी इंडिया ने अफगानिस्तान में बनाने के लिए अफगानिस्तान की हेल्प की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। आंसर इन ब्रीफ। नंबर 1, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ कोऑपरेटिव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। इंडिया और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 87 और 88 पे इसका आंसर है। देखिए यहां से शुरू करना है। इंडिया एंड अमेरिका आर टू पावरफुल नेशंस हु हैव डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ये दोनों ही पावरफुल देश है जहां पे दोनों ही देशों में डेमोक्रेसी है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही अमेरिका वॉज इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर। शुरू से ही इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर रहा है अमेरिका। मैनी इंडियंस वेंट टू अमेरिका फॉर एजुकेशन और वर्क। बहुत सारे इंडियंस भी अमेरिका गए हैं काम के लिए या पढ़ाई करने के लिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज नॉन रेसिडेंट इंडियंस, द कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया हैव बीन इंक्रीजिंग। इन सारे एनआरआईज की वजह से इंडिया का कल्चर, सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन भी अमेरिका के साथ बढ़ रहा है। फिर आप यहां से लिखेंगे, आफ्टर इंडिया एक्सेप्टेड फ्री मार्केट इकोनॉमी। जब इंडिया ने फ्री मार्केट इकोनॉमी एक्सेप्ट किया था तो द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लोली इंक्रीज्ड। आहिस्ते आहिस्ते इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमने करना शुरू किया। इट रिजल्टेड इन फर्दर स्ट्रेंथनिंग द ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। इससे भी इंडिया और अमेरिका के बीच के ट्रेड रिलेशन में काफी इंप्रूवमेंट आया। और लास्ट ये पैरा लिखेंगे, When India conducted nuclear test in 1998, जब इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, there was tension in the relation between the two countries। तो थोड़े टाइम के लिए इंडिया और अमेरिका के बीच में टेंशन आ गया था। Many rounds of discussion took place after that to improve the relations। रिलेशन जो खराब हो रहे थे उसको इंप्रूव करने के लिए बहुत सारा डिस्कशन हुआ। Through these round of talks, America came to believe that India will use its nuclear weapons with responsibility। इस डिस्कशन का ये रिजल्ट निकला कि अमेरिका को ये यकीन हो गया कि इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करेगा। दिस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द इंडो अमेरिकन रिलेशन। इससे भी इंडिया और अमेरिका के बीच के रिलेशन के अंदर काफी चेंजेस आया। द सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन इन 2005, ये एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और अमेरिका के बीच में, दैट वाज अप्रूव्ड बाय द यूएस कांग्रेस इन 2008। 2005 में साइन हुआ था, 2008 में यूएस कांग्रेस ने उसको अप्रूव किया। वॉज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन इंडो अमेरिकन रिलेशन। ये भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के बीच में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एफर्ट्स टेकन बाय इंडिया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन नेबरिंग कंट्रीज विद एग्जांपल। यहाँ पे हमें ये बताना है कि इंडिया ने किस तरह अपने नेबरिंग कंट्रीज की हेल्प की है वहां पे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बच्चों ये बता दूं कि टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो थोड़ा हम क्वेश्चन को ऐड करके आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि पेज नंबर 86 पे इसका आंसर है। देखिए किस तरह से हम लिखेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहले अफगानिस्तान की इंडिया ने हेल्प की, तो ये लाइन लिखेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बहुत सारा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था, तो इंडिया हैज एक्सटेंडेड हेल्प टू ब्रिंग पीस। इंडिया ने वहां पे पीस लाने में, सिक्योरिटी लाने में, स्टेबिलिटी लाने में, कर्ब वायलेंस को खत्म करने में, एंड एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाने में
अफगानिस्तान की बहुत हेल्प की। तो ये एक एग्जांपल हो गया इंडिया और अफगानिस्तान का। दूसरा एग्जांपल आप यहां से लिख सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश का। इंडिया हेल्प बांग्लादेश इन इट्स फ्रीडम स्ट्रगल, बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड इन 1971। ये एक पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप यहां से लिख सकते हैं श्रीलंका का। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन श्रीलंका आफ्टर 1985 was a result of the differences between the Tamil and the Sri Lankan government। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। At that time, India had sent a peacekeeping force to help the Sri Lankan government। ये 3 पॉइंट लिखने के बाद आप लास्ट में लिखेंगे therefore या फिर लिखेंगे thus in this manner India, फिर क्वेश्चन ऐड कर देना है, in this manner India helped its neighboring countries for establishing democracy। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी सार्क का क्या रोल है, पेज नंबर 87 पे। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर इसका आंसर है। ये यहां से लेके यहां तक पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एस्टेब्लिश बाय द साउथ एशियन कंट्रीज इन 1985। इसको साउथ एशियन कंट्रीज ने 1985 में एस्टेब्लिश किया था। द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू एनकरेज इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन साउथ एशियन नेशन एंड देयर बाय अचीव द डेवलपमेंट ऑफ द साउथ एशियन रीजन। इसका मेन एम ये है कि साउथ एशियन रीजन के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन आए ताकि उनको डेवलप वो लोग हो सके। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सार्क इज अ प्लेटफॉर्म फॉर साउथ एशियन कंट्रीज। ये साउथ एशियन कंट्रीज का एक प्लेटफॉर्म है टू कम टुगेदर, ताकि वो लोग साथ में आए एंड डिस्कस कॉमन क्वेश्चंस एंड इंटरेस्ट, अपनी कॉमन क्वेश्चन और इंटरेस्ट को वहां डिस्कस कर सके। सम कॉमन इंटरेस्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज आर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। इनका कॉमन इंटरेस्ट सबसे पहला है एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी को खत्म करना। एलिविएशन मतलब लेसनिंग या कम करना। देन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लाना। एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, और टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस लाना, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना। ये उनके कॉमन इंटरेस्ट है। सम ट्रीटीज वर साइंड on the SAARC platform to make it easy for South Asian countries to trade with each other। कुछ एग्रीमेंट भी इन्होंने आपस में साइन किए हैं ताकि इनका आपस में ट्रेड करना आसान हो सके। तो स्टूडेंट्स विद दिस हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।